हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर अगर आप पढ़ लेते हैं देन आपको एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये पेपर स्पेशली हमने AKTU के बीटेक के लिए बनाया है। BCA, MCA, BSc कंप्यूटर साइंस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। AKTU के पेपर फॉर्मेट में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप के 7 क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और सारे क्वेश्चन करने कंपल्सरी होते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर लीनियर एंड बाइनरी सर्चिंग, राइट इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर सर्चिंग में हम एरे के सारे एलिमेंट से जो एलिमेंट फाइंड करना है उसको सीक्वेंसली मैच कराते हैं ताकि वो एलिमेंट मिल ना जाए। अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो एलिमेंट उस एरे में नहीं है। बाइनरी सर्चिंग के केस में हम कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं शॉर्टेड लिस्ट को और कंपेयर करते हैं मिडिल एलिमेंट से जिस एलिमेंट को हमको फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें लीनियर सर्चिंग के कॉम्प्लेक्सिटी की तो ये होती है हमारी बिग ON, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हम बात करें बाइनरी सर्चिंग की कॉम्प्लेक्सिटी की तो ये होती है बिग O log n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम बात करें एफिशिएंसी की तो हमारा लीनियर सर्चिंग लेस एफिशिएंट होता है स्पेशली फॉर लार्ज डेटा। अगर हम बात करें बाइनरी सर्चिंग की तो ये हमारा मोर एफिशिएंट होता है स्पेशली फॉर लार्ज डेटा सेट। अगर हमसे पूछा जाए लीनियर और बाइनरी सर्चिंग में कौन अच्छा होता है, अगर हमारे पास कम एलिमेंट्स है देन लीनियर सर्चिंग अच्छा होगा। अगर हमारे पास एलिमेंट्स ज्यादा हैं देन हमारा बाइनरी सर्चिंग अच्छा होगा। अगला कंपैरिजन है डेटा रिक्वायरमेंट का। लीनियर सर्चिंग में हमको डेटा शॉर्टेड फॉर्म में नहीं चाहिए रहता है, लेकिन बाइनरी सर्चिंग में हमको डेटा शॉर्टेड फॉर्म में चाहिए रहता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। लीनियर सर्चिंग का इम्प्लीमेंटेशन ईजी होता है, लेकिन बाइनरी सर्चिंग का इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरिजन टू लीनियर। सर्च स्पेस की बात करें तो लीनियर सर्चिंग में एलिमेंट सीक्वेंसली हमारा एग्जामिन होता है। इन बाइनरी सर्चिंग एलिमिनेट्स हाफ ऑफ द सर्च स्पेस विथ ईच कंपैरिजन। हर कंपैरिजन में आधे एलिमेंट हमारे एलिमिनेट होते रहते हैं। यूज केस की बात करें तो हमारा लीनियर सर्चिंग सुटेबल होता है स्मॉल एंड अनसॉर्ट डेटा सेट के लिए, लेकिन अगर हम बात करें बाइनरी सर्चिंग की तो ये आइडियल होता है लार्ज एंड शॉर्टेड डेटाबेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is operating system, what are its function? An operating system provides communication bridge or interface between user and hardware. It means operating system हमारा user and hardware के बीच में इंटरफेस को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए फिगर में यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे उस पर वर्क करेगा और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा। इस तरीके से यूजर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाएगा। मेन पर्पज जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म ऑन विच यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम एफिशिएंटली। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ये हमारे होते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम। अगर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये हमारे विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, MS-DOS होते हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे फंक्शन होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मैक्रोज एक डिफाइंड है, हैज डिफाइंड एड, और इसके अंदर ए आर्गुमेंट पास है, स्पेस लगा करके a+a लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल j है और लिखा है हमने j इक्वल्स टू 100 अपॉन ऐड 10। तो ऐड 10 हमारा मैक्रोज है। यहाँ पे a की जगह पे 10 वैल्यू है तो ये 10 वैल्यू यहाँ पे जाएगी, a+a होगा यानी 20 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा j इक्वल्स टू 100 अपॉन 20। 100 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और हमारा प्रोग्राम दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है। सबसे पहले a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 2 दिया गया है और हमने प्रिंट कराया है a इज इक्वल्स टू b। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है तो b वाली वैल्यू a में असाइन हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 6 प्रिंट हो जाएगी क्योंकि b की वैल्यू 6 है और ये a में असाइन हो चुकी है। फिर दूसरे में हमने प्रिंट कराया है a इज इक्वल्स टू b। तो a की वैल्यू अब 6 हो चुकी है क्योंकि पहले वाले स्टेप में b की वैल्यू को हमने a में स्टोर कराया था और b की वैल्यू ऑलरेडी 6 है। यहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है तो ये 6 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। इट मीन्स ये ट्रू हो जाएगा। लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा आंसर 0 एंड 1 के फॉर्म में देते हैं।
अगर ये ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0। तो ये ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ए एंड बी की वैल्यू को प्रिंट कराया है, तो ए की वैल्यू भी 6 है एंड बी की वैल्यू भी 6 है, तो दोनों का आंसर यहाँ पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और हमने प्रिंट कराया है प्लस प्लस एक्स एक्स एंड x प्लस प्लस। तो यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में एग्जीक्यूशन हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा x प्लस प्लस, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 ही आएगी। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही x पे जाएगा तो एक वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। देन अगले आगे जैसे ही बढ़ेगा, ये प्लस प्लस x है यानी प्री इंक्रीमेंट है, तो जो हमारी x की 3 वैल्यू थी अब 4 हो जाएगी। और प्रिंटफ स्टेटमेंट जब प्रिंटिंग होता है तो ये हमारा लेफ्ट टू राइट होता है, तो ये प्रिंट करना स्टार्ट करेगा 4 देन 3 देन 2। Next question is what are implicit and explicit type conversion? Type conversion is the process of converting one data type to another data type. ये दो तरीके के होते हैं, implicit type conversion and explicit type conversion. Implicit type conversion कंपाइलर के थ्रू परफॉर्म होता है और यहाँ पे यूजर का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे जनरली हम स्मॉल डेटा टाइप को लार्ज डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा लॉस नहीं होता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और कैरेक्टर टाइप का एक y है, इसकी वैल्यू हमने सिंगल कोट के अंदर a लिखा हुआ है। तो जब हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो x की वैल्यू हमारी सिंगल कोट के अंदर a है, तो इसकी आस्क की वैल्यू ये कैलकुलेट करेगा क्योंकि x हमारा इंटीजर है और इसके अंदर इसकी वैल्यू को हम जोड़ रहे हैं। स्मॉल a की आस्क की वैल्यू 97 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 97 और इसका आंसर आ जाएगा 107। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए हमने लिखा है फ्लोट z इक्वल्स टू एक्स प्लस 1.0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 है और 10 में 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, लेकिन ये फ्लोट टाइप की z वैल्यू है तो ये प्रिंट करेगा 11.0। इट मीन्स यहाँ पे हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है, ऑटोमेटिकली हमारा जो है यहाँ पे x जो है फ्लोट में कन्वर्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। एक्सप्लिसिट को हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। इट इज़ अ यूजर डिफाइंड। यहाँ पे यूजर अपने डेटा को टाइप कास्ट करता है, तो सबसे पहले हम डेटा का टाइप लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं और यहाँ पे जो भी हम टाइप लिखे रहेंगे उसी डेटा टाइप का हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डबल टाइप का एक वेरिएबल एक्स लिया है, इसकी वैल्यू 1.2 है और यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर सम इज इक्वल्स टू int x प्लस 1। तो यहाँ पे डबल की वैल्यू 1.2 है तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा और 1 प्लस 1 अब हम यहाँ सम की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये केवल 2 प्रिंट करेगा। इट मीन्स डबल की वैल्यू हमारी अब इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हमारा डेटा लॉस होता है क्योंकि देखिए वैल्यू 1.2 थी, लेकिन अब यह जब कन्वर्ट हुआ है इंटीजर x में तो इसकी वैल्यू 1 आ गई है। ये दोनों जब जुड़ेगा तो इसकी वैल्यू सब की 2 प्रिंट कर देगा। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में डेटा लॉस होता है, इम्प्लिसिट में डेटा लॉस नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पॉइंटर, वाइड पॉइंटर एंड पॉइंटर अर्थमेटिक। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अगर हम बात करें वॉइड पॉइंटर की, तो अ वॉइड पॉइंटर इज अ पॉइंटर दैट हैज नो एसोसिएटेड डेटा टाइप विथ इट। इट मीन्स ये पॉइंटर हमारा किसी भी टाइप के एड्रेस को स्टोर कर सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इसलिए इसका यूज हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में करते हैं, malloc एंड calloc में। अगर हम बात करें नल पॉइंटर, तो नल पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर 0 या फिर कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं होता है। इसके लिए हम null कीवर्ड का यूज करते हैं जो कि हमारा एक प्री डिफाइंड मैक्रोज है। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंटर इन C इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स अ मेमोरी लोकेशन दैट हैज़ बीन डी एलोकेटेड। इट मीन्स अगर हमने मेमोरी एलोकेट किया फिर उसको डी एलोकेट कर दिया तो मेमोरी को डिलीट कर देने के बाद भी वो पॉइंटर उसी मेमोरी को अगर वो पॉइंट कर रहा है देन उसको हम डैंगलिंग पॉइंटर बोलेंगे। वाइल्ड पॉइंटर, अगर हमने रॉन्ग एड्रेस की वैल्यू को पॉइंटर के अंदर स्टोर करा रखा है देन हमारा ये वाइल्ड पॉइंटर कहलाएगा। इसके अंदर हमारी एक नॉन नल गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है। अगर हम बात करें पॉइंटर अर्थमेटिक की, तो पॉइंटर अर्थमेटिक में हम एड्रेस की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर एड्रेस को इंक्रीमेंट करते हैं देन इसको इंक्रीमेंट पॉइंटर अर्थमेटिक बोलते हैं। इसको हम प्लस प्लस एंड ए या फिर एंड ए प्लस प्लस बोलते हैं। अगर हमको एड्रेस को डिक्रीमेंट करना है देन इसको हम डिक्रीमेंट पॉइंटर अर्थमेटिक बोलते हैं। ये हमारे होते हैं
माइनस माइनस एंड ए या फिर एंड ए माइनस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिंक लिस्ट और नोड, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर एक एलिमेंट को हम नोड की तरह ट्रीट करते हैं और नोड में हमारे दो फील्ड होते हैं, पहला हमारा डेटा होता है, दूसरा एड्रेस या रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट नोड होता है। लिंक लिस्ट हमारे चार तरीके के होते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट, इट मीन्स यहाँ पे हमारे हर एक नोड में दो फील्ड होते हैं, पहला वाला हमारा डेटा, दूसरा वाला हमारा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड शो करता है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में शो किया गया है। जो पहला हमारा नोड होता है उसका एड्रेस हेड में स्टोर होता है, यहाँ से एक्सेस स्टार्ट करेंगे तो ये डेटा मिलेगी, फिर नेक्स्ट नोड्स में हम सेकंड वाले यानी बी वाले पे चले जाएंगे, देन इसमें जो एड्रेस स्टोर होगा इससे सी में चले जाएंगे, और लास्ट में जब डी वाली डेटा एक्सेस हो जाएगी तो इसके बाद हमने नल स्टोर कराया है, इसके बाद कोई भी है, इसका मतलब यहाँ पे नोड नहीं है। नेक्स्ट हमारा डॉबली लिंक लिस्ट होता है। डॉबली लिंक लिस्ट के केस में हम दोनों तरफ से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हर एक नोड में तीन फील्ड होते हैं, पहला हमारा प्रीवियस एड्रेस, दूसरा हमारा डेटा एंड तीसरा हमारा नेक्स्ट एड्रेस होता है। तो हेड पॉइंटर्स हम पहले डेटा पे जाएंगे, देन इसके नेक्स्ट एड्रेस से दूसरे, देन नेक्स्ट एड्रेस से तीसरे डेटा पे, नेक्स्ट एड्रेस से फोर्थ में जाएंगे, यहाँ पे नल स्टोर होगा। फिर हम दूसरे साइड से भी एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहली डी वाली डेटा फाइंड आउट हो जाएगी, फिर प्रीवियस एड्रेस से हम सी पे जाएंगे, फिर प्रीवियस एड्रेस से बी पे जाएंगे, फिर प्रीवियस एड्रेस से हम ए पे चले जाएंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में हमारी ये जो लास्ट वाली डेटा जहाँ पे नल स्टोर होता है वहाँ पे हम पहले नोड की डेटा को स्टोर करा देते हैं और ये हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा डॉबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। डॉबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में भी हमारे हर एक नोड में तीन एलिमेंट होते हैं, प्रीवियस एड्रेस, डेटा एंड नेक्स्ट एड्रेस। यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा नेक्स्ट एड्रेस होगा जहाँ नल स्टोर होता है वहाँ पहले नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे, और जो पहला हमारा प्रीवियस एड्रेस होगा वहाँ पे हम लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा डॉबली सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा। लिंक लिस्ट के हमारे एडवांटेज ये हैं कि लिंक लिस्ट में हम ईजिली एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डेटा को ट्रेवर्स कर सकते हैं, डेटा को सर्च कर सकते हैं। लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू करते हैं। तो इसके मेन एडवांटेज हो गए, इसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन से ट्रेवर्स कर सकते हैं, डेटा को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं और 3 क्वेश्चन करने रहते हैं। सारे क्वेश्चन हमारे 7 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर, व्हाट इज मेमोरी हायरार्की, एक्सप्लेन इट्स ऑल पार्ट विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो डिजिटल कंप्यूटर is an electronics device which takes input data using input unit, process it according to the set of instructions and produce the output using output unit। डिजिटल कंप्यूटर हमारा 0-1 यानी बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर हमारा 0-1 समझता है इसीलिए इसको हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की तो कंप्यूटर के 3 पार्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट, सीपीयू एंड मेमोरी। यहाँ पे देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर बना हुआ है। इनपुट यूनिट के थ्रू हम इनपुट डेटा देते हैं, जैसे कि हमारे कीबोर्ड माउस हो गए, ये सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू के हमारे फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड दूसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा एक्यूमुलेटर एंड जीपीआर के अंदर हम डेटा को स्टोर कराने एंड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। जब डेटा हमारे सीपीयू से प्रोसेस हो जाती है देन आउटपुट यूनिट के थ्रू ये शो कर देती है, जैसे कि हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमारे आउटपुट यूनिट हो गए। मेमोरी में डेटा हमारी स्टोर होती है परमानेंटली एंड टेम्प्रोरी। परमानेंटली एंड टेम्प्रोरी बेस मेमोरी को 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे सीपीयू से होता है, सेकेंडरी मेमोरी का डायरेक्ट कनेक्शन सीपीयू से नहीं होता है। अब इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट यूनिट के थ्रू हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। आउटपुट यूनिट के थ्रू हम रिजल्ट को शो कराते हैं जो कि हमारा सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होके आया हुआ है। इसके एग्जांपल है हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर। कई बार डिफरेंस पूछा जाता है प्रिंटर एंड प्लॉटर में। प्रिंटर हमारा स्मॉल साइज ऑफ डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, प्लॉटर हमारा यूज होता है लार्ज डेटा शीट या मैप को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट है सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड, मॉड मीन्स रिमाइंडर को कैलकुलेट करेगा, एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर लॉजिकल एंड और एंड नॉट। इसके अलावा एक्यूमुलेटर एंड जीपीआर भी हमारे इसके पार्ट्स होते हैं। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर होता है जो कि हमारे इनिशियल एंड फाइनल रिजल्ट को रखता है।
एंड GPR हमारा एक रजिस्टर होता है या टेम्पोररी स्टोरेज होता है जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कराता है। थर्ड पार्ट है हमारा मेमोरी। मेमोरी को हम स्टोरेज भी बोलते हैं। इसका यूज होता है कोडेड फॉर्म में डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराना। ये दो तरीके का होता है, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी होता है क्योंकि ये डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड रहता है। ये फर्दर हमारा दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, पे हम रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड वोलेटाइल क्योंकि जैसे पावर हमारा कट होता है जो भी डेटा हमारी स्टोर होती है वो वॉस्ट हो जाती है। रैम दो भाग में फर्दर डिवाइडेड है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। रोम हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है, इस पे केवल हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल इन द सेंस पावर हमारा कटे या ना कटे, डेटा हमारी इसमें परमानेंटली स्टोर होती है। इसको मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे तीन भाग में डिवाइड किया गया है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा जो पार्ट है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। इसके अंदर हम बैकअप लेने के लिए डेटा को यूज करते हैं। इसकी साइज कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी हमारी बड़ी होती है। इसके एग्जांपल है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। एक और मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का जनरली यूज हम CPU के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए करते हैं। इसमें हमारी फ्रिक्वेंटली यूज डेटा स्टोर होती है। नेक्स्ट इसी में पूछा हुआ है मेमोरी हायरार्की। जितने भी हमारे मेमोरी यूज होते हैं डिजिटल कंप्यूटर को, उसको हम स्पीड, कैपेसिटी एंड कॉस्ट के अकॉर्डिंगली अरेंज कर देंगे तो वही हमारा मेमोरी हायरार्की बन जाएगा। तो हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे मेमोरी जो पाए जाते हैं वो CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक डिस्क हैं। अगर स्पीड की बात करेंगे तो CPU रजिस्टर सबसे फास्ट होगा एंड ऑप्टिकल डिस्क सबसे स्लो होगा। अगर हम बात करें कॉस्ट की तो CPU रजिस्टर सबसे कॉस्टली होगा एंड ऑप्टिकल डिस्क हमारा सबसे सस्ता होगा। अगर हम बात करें साइज की तो CPU रजिस्टर सबसे छोटा होगा एंड मैग्नेटिक डिस्क सबसे बड़ा होगा। इसके फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हर बार जरूर पूछा जाता है। आर्गुमेंट को फंक्शन कॉल के अंदर हम दो तरीके से पास कर सकते हैं। एक तो हम वैल्यू को पास करते हैं जिसको हम कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। दूसरा हम एड्रेस को पास करते हैं जिसको हम कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू देख लेते हैं। इन कॉल बाय वैल्यू वी पास द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन फंक्शन कॉल, इट इज लेस एफिशिएंट देन कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे देखिए स्वैप फंक्शन के अंदर हमने ए बी दो वैल्यूज को पास किया है। नेक्स्ट है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। इन कॉल बाय रेफरेंस वी पास द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इन फंक्शन कॉल एंड इट इज मोर एफिशिएंट देन कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि एड्रेस के थ्रू काम हो रहा है। एड्रेस के थ्रू जब भी हम काम करेंगे तो वो हमारा फास्ट होगा। यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है स्वैप एंड ए एंड बी, यानी यहाँ पे हमने एड्रेस ऑफ वेरिएबल पास किया हुआ है। अब चलिए प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पे हमने ए एंड बी दो वेरिएबल लिए हैं, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। यहाँ पे स्वैप ए बी किया है। ये जैसे ही स्वैप करेंगे ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। एक्स के अंदर हमारी 2 एंड वाई के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा। देन यहाँ पे स्वैपिंग प्रोसेस परफॉर्म होगा और ये हमारा वैल्यू 3 एंड 2 स्वैप होके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन कॉल के नीचे एक बार और हमने वैल्यू को प्रिंट कराया है ए एंड बी की। तो यहाँ पे फर्दर ए एंड बी की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराते हैं तो ये 2 एंड 3 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉल बाय वैल्यू में डेटा हमारी परमानेंटली चेंज नहीं होती है। ये लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा और ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 3 प्रिंट कराएगा। नेक्स्ट हमारा कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी पास किया है। यहाँ पे जब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आएगा तो हमने लिखा है इंटीजर स्टार एक्स एंड इंटीजर स्टार वाई। इट मीन्स एक्स एंड वाई हमारे एड्रेस हैं, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है यानी वैल्यू एट दैट पॉइंट। इसके बाद हमारा स्वैपिंग होगा और यहाँ पे स्टार एक्स और स्टार वाई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा 3 एंड 2 प्रिंट होके आ जाएगा, यानी स्वैपिंग होके आ जाएगा। अब यहाँ पे इस फंक्शन कॉल के बाद जो हमने ए एंड बी की वैल्यू को प्रिंट कराया है, जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये भी हमारा 3 एंड 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पे डेटा हमारी परमानेंटली चेंज हो जाती है। Next question is what is an array? Write a C program for multiplication of two matrix order 3 cross 3 and transpose the output. Array is a collection of similar data elements. Data में भी हमारे integer, float and character हो सकते हैं. It is a user defined data type and ये हमारा homogeneous collection of data होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे float type के 3 array ले रखे हैं। तीनों की साइज हमारी 3 क्रॉस 3 की है। इसके बाद सबसे पहले हमने पहले मैट्रिक्स की वैल्यू को इंटर किया है। ये हमारा 3 क्रॉस 3 का है, तो हमने लूप 0 से लेकर के i<3 तक चलाया है। पहला जो लूप है i वाला रो के लिए चला है, दूसरा वाला j वाला जो है वो हमारा कॉलम के लिए चला है, और हमने यहाँ पे एंड aij यानी पहले मैट्रिक्स की वैल्यू को इंटर कर दिया है। इसी तरीके से हमने दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू को भी इंटर कर दिया है एंड bji।
जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया है देन यहाँ पे देखिए रो एंड कॉलम का लूप चलाने के बाद हमने लिखा है Mij इक्वल्स टू 0। इट मीन्स जब हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमारे कुछ टर्म मल्टीप्लाई होने के बाद एडिशन भी होते हैं, तो उसके लिए हम इनिशियल हमारी जो वैल्यू है वो उसको ज़ीरो करने के लिए हमने इसके अंदर Mij की वैल्यू को ज़ीरो किया है एंड देन एक हमने लूप चलाया फर्दर के का। ये लूप हमारा जितना रो है उतने ही तक चलेगा, यानी 0 से लेकर के k लेस देन 3 तक। और इसके अंदर हमने लिखा है Mij इक्वल्स टू Mij प्लस Aik मल्टीप्लाइड बाई Bk जी। इसके बाद 3 बार हमने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया है। उसके बाद Mij की वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है, लेकिन वैल्यू को ट्रांसपोज करके प्रिंट कराना है, तो Mij की जगह पे हम Mji प्रिंट करा देंगे। मैट्रिक्स के प्रोग्राम के सारे वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वहाँ पे हमने एक एक डेटा कैसे मल्टीप्लाई होती है डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्री प्रोसेसर, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। Preprocessor is a microprocessor program which processes the source code before compilation. It is represented by a symbol hash. C program सबसे पहले preprocessor के थ्रू प्रोसेस होता है, देन ये हमारा एक्सपेंडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट होता है, देन कंपाइलर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अगर हम टाइप्स ऑफ सी प्रोसेसर की बात करें तो ये 4 तरीके का होता है: स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन, फाइल इंक्लूजन एंड कंडीशनल कंपाइलेशन। स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट में हम हैश डिफाइंड डायरेक्टिव का यूज करते हैं और एक स्ट्रिंग को दूसरे से रिप्लेस करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है हैश डिफाइंड, पहले हम ओल्ड स्ट्रिंग को लिखेंगे देन न्यू स्ट्रिंग को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है हैज़ डिफाइंड AKTU स्पेस डबल कोट के अंदर UPTU। जो भी हमारा न्यू स्ट्रिंग होगा उसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे जब हम AKTU प्रिंट कराएंगे तो इसके जगह हमारा प्रिंट कर जाएगा UPTU। इट मीन्स AKTU स्ट्रिंग हमारा UPTU से रिप्लेस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोज सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम हैज़ डिफाइंड डायरेक्टिव का यूज करके एक वेरिएबल को वैल्यू से रिप्लेस करते हैं एज अ प्री प्रोसेसर। तो ये जो हमारा वेरिएबल होता है इसी को हम मैक्रोज बोलते हैं। हम मैक्रोज विथ आर्गुमेंट्स भी यूज कर सकते हैं और विदाउट आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डिफाइन FOA, यानी 2 आर्गुमेंट पास होंगे और ये रिप्लेस हो जाएगा A प्लस बी से। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिफाइन फंक्शन R और ये रिप्लेस हो जाएगा R मल्टीप्लाइड बाई R से। यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने बनाया है, यहाँ इसमें पाई की वैल्यू को 3.14 से रिप्लेस किया है, यानी यहाँ पे जब पाई की वैल्यू आएगी तो ये 3.4 से रिप्लेस कर देगा और ये A कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे पाई जो है हमारा मैक्रोज है, इसको 3.14 वैल्यू से हमने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट हमारा फाइल इंक्लूजन होता है। फाइल इंक्लूजन में हम अपने प्रोग्राम को एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यूज करते हैं। इसमें हम अपने ही प्रोग्राम को एज अ प्री प्रोसेसर या फिर हेडर फाइल की तरह यूज करते हैं। अब उस प्रोग्राम को जिस भी अपने प्रोग्राम में हम एज हेडर फाइल यूज करना चाहते हैं उसको सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, देन डबल कोट के अंदर उस फाइल को जिस नाम से सेव किया है उस फाइल का नेम, और उसके बाद उसके अंदर जो भी फंक्शन यूज किए हैं उस प्रोग्राम के अंदर हम उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव। कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव इज अ टाइप ऑफ डायरेक्टिव दैट हेल्प्स टू अ कंपाइलर a specific portion of the program or to skip the compilation of some specific part of the program based on some condition। ये हमारे होते हैं हैश इफ, हैश एल्स, ELIF एंड हैश इंड इफ। इसका यूज हम बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट में करते हैं। यहाँ पे लास्ट में जब भी इफ एल्स हमारा बंद होगा, क्लोज होगा, तो वहाँ पे हैश इंड इफ हम जरूर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने m की वैल्यू को 15 से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे चेक किया है m ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पे देखिए हैश इफ लगा हुआ है, यानी कंडीशनल कंपाइलेशन लगा हुआ है। ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे m इज ग्रेटर देन 40 प्रिंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन एंड रिकर्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड रिकर्शन, यूज ऑफ फंक्शन, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड राइट अ सी प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्शन। ये भी प्रोग्राम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक टू परफॉर्म एनी टास्क। ये 2 तरीके का होता है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो सी कंपाइलर ने पहले से डिफाइंड हो, जैसे स्कैनफ, प्रिंटफ, और इसको हम हेडर फाइल का यूज करके यूज कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर खुद से अपने प्रोग्राम में क्रिएट करता है और उस फंक्शन को कॉल करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रिकर्शन। When function call itself it is called recursion।
यहाँ पे देखिए एक ABC नाम का फंक्शन है, ये अपने आप को ही कॉल किया है, इसलिए इसको रिकर्शन बोलेंगे। हमारे रिकर्शन दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट रिकर्शन एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन। जब फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली कॉल करे तो इसको डायरेक्ट रिकर्शन बोलेंगे। जैसे कि ABC नाम का फंक्शन ABC को कॉल कर रहा है तो ये हमारा डायरेक्ट रिकर्शन है। इनडायरेक्ट रिकर्शन में फंक्शन इनडायरेक्टली अपने आप को कॉल करे तो वो हमारा इनडायरेक्ट रिकर्शन कहलाएगा। जैसे कि ABC1 के अंदर ABC2 कॉल हो रहा है और ABC2 जैसे ही कॉल हो रहा है ABC2 के अंदर ABC1 कॉल हो रहा है। इट मीन्स ABC1 अपने आप को ही ABC1 को कॉल कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली। अगर फंक्शन के एडवांटेज या यूज की बात करें तो इसमें हमारा कोड रीयूजेबिलिटी होता है, यानी बार बार हमको कोड को लिखना नहीं पड़ता है, सेम कोड का यूज हम बार बार कर सकते हैं। हमारा इसमें टाइम सेव होता है, प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली होता है, टेस्टिंग इजीली हो सकती है, एरर इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमको एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन करना था। तो सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल n एंड f लिए हैं। n की वैल्यू को इंटर करा लिया है जिसकी हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्ट नाम का फंक्शन कॉल हुआ है और ये जब वैल्यू रिटर्न होके आएगी f में स्टोर किया है और f को प्रिंट करा दिया है। जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल होगा तो n की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 प्रिंट करेगा। फिर else के अंदर हमने लिखा है if अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 प्रिंट करेगा, else ये प्रिंट करेगा n मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट n-1। तो सपोज करिए हमने 3 इंटर किया तो n की वैल्यू 3 आएगी, ये कंडीशन हमारा फेल हो जाएगा। तो फिर ये फर्दर यहाँ पे जाएगा, ये एल्स के अंदर एल्स में इफ है ये भी फेल हो जाएगा तो एल्स में जाएगा और ये हमारा कैलकुलेट करेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2। फिर फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट होगा तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। और उसके बाद जब हमारा फैक्टोरियल इसके बाद जब n की वैल्यू 1 आएगी तो ये 1 रिटर्न कर देगा और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और ये वैल्यू रिटर्न करेगा और यहाँ पे हमारे f के अंदर 6 वैल्यू हमारे प्रिंट होके आ जाएगी, यानी फैक्टोरियल ऑफ 3 कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 में 5 क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कमांड लाइन आर्गुमेंट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले कमांड लाइन आर्गुमेंट देख लेते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट आर द वैल्यूज given after the name of the program in the command line cell of the operating system. Command line argument has handled by the main function of a C program. To pass command line argument, we typically define main with 2 argument. कमांड लाइन आर्गुमेंट मेन फंक्शन के थ्रू हैंडल किया जाता है और इसमें 2 आर्गुमेंट हम पास करते हैं। पहला हमारा होता है ARGC आर्गुमेंट काउंट, जो हमारा नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है। सेकंड होता है ARGB आर्गुमेंट वेक्टर, जो कि हमारा लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है। देखिए यहाँ मेन फंक्शन के अंदर पहले इंटीजर टाइप का ARGC पास किया गया है, फिर कैरेक्टर टाइप का हमारा ARGB एरे पास किया गया है। ARGC की वैल्यू हमेशा इंटीजर में रहेगी क्योंकि ये नंबर होता है, और सेकंड हमारा वैल्यूज होगा जो कि कैरेक्टर टाइप का है। कमांड लाइन आर्गुमेंट में जो पहला आर्गुमेंट होता है वो नेम ऑफ प्रोग्राम होता है एंड उसके बाद से सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं। चलिए अब प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम में देखिए हमने मेन फंक्शन के अंदर ARGC और ARGB पास किया है। उसके बाद हमने सबसे पहले प्रिंट करा दिया है प्रोग्राम नेम ARGB0। इट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे हमारा प्रोग्राम नेम होगा। फिर हमने चेक किया अगर ARGC की वैल्यू 1 होगी, इट मीन्स यहाँ पे हमारा प्रोग्राम के नेम के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ARGC की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है देन हमारा पहले प्रोग्राम नेम प्रिंट करेगा, उसके बाद जो भी हमारे आर्गुमेंट वैल्यू होंगे वो प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। इसके अलावा कभी कभी आर्मस्ट्रॉन्ग एंड पैलिंड्रोम नंबर का भी प्रोग्राम पूछ देता है, तो हमने वीडियो के लिंक में स्पेशल प्रोग्राम नाम से एक वीडियो का लिंक अपलोड किया है। इसके अंदर जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल ऑफ अ प्रोग्राम, सबका प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन साथ गिवन है। अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम बनाया है। पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर होता है जिसको रिवर्स करने पे अगर सेम नंबर मिल जाए तो वो हमारा पैलिंड्रोम नंबर कहलाएगा। दूसरा हमने यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम बनाया है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जिसके डिजिट के क्यूब का सम अगर वही नंबर हमारा मिल जाए तो ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, जैसे कि 153। नेक्स्ट हमने प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि 1 या इटसेल्फ से डिविजिबल। तो इस सारे प्रोग्राम को एक्सप्लेनेशन के साथ हमने एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है।
तो शॉर्ट नोट्स हमारे कई टॉपिक पे लिखने के लिए आ सकते हैं। पहला है ब्रेक। ब्रेक का यूज हम किसी लूप या स्विच स्टेटमेंट में करते हैं। अगर कोई लूप चल रहा है और उसको बीच में ब्रेक करना है देन वहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। स्विच केस हमारा मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम केस नंबर पास करते हैं, जो केस नंबर एग्जीक्यूट होता है वो प्रिंट करता है, अदरवाइज डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, जब हमको लूप में कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा पर्टिकुलर स्टेटमेंट स्किप करने रहते हैं देन उसके लिए हम कॉन्टिन्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस मीन्स होता है प्रायोरिटी, एसोसिएटिविटी मीन्स होता है कि इंस्ट्रक्शन हमारा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट करेगा। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी मल्टीप्लिकेशन, मॉड एंड डिवीजन की होती है और इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। सेकेंड नंबर पे प्लस माइनस हो, इसकी एसोसिएटिविटी भी लेफ्ट टू राइट होती है। थर्ड नंबर पे इक्वल्स टू, इसकी एसोसिएटिविटी हमारे राइट टू लेफ्ट होती है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इसके लिए हम %s स्पेसिफायर का यूज करते हैं और स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर हमारा /0 होता है। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन के लिए हम string.h हेडर फाइल का यूज करते हैं। इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं strlen, strcat, strcpy, strcmp एंड strrev। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल, रिलेशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे दो या दो से ज़्यादा कंडीशन को एक साथ चेक करने के लिए यूज होते हैं। ये हमारे डबल एंड, डबल और एंड नॉट होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर ये हमारे लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर हमारा पहला जो हमारा ऑपरेंड होता है वहाँ पे एक कंडीशन लिखी रहती है, अगर वो सही होता है तो सेकेंड ऑपरेंड हमारा प्रिंट करता है, अदरवाइज थर्ड प्रिंट करता है। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे एक सिंगल बिट पे अप्लाई होता है, ये 6 तरीके का होता है। एंड बिटवाइज, और बिटवाइज, नॉट बिटवाइज, एक्सॉर बिटवाइज, लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज एंड राइट शिफ्ट बिटवाइज। नेक्स्ट है हमारा सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर, अगर हमने कोड में सिंटैक्स गलत लिखा है, जैसे कि हमने लिखा है इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5 और इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो इसके कारण जो एरर क्रिएट होगा वो हमारा सिंटैक्स एरर कहलाएगा। लॉजिकल एरर, अगर प्रोग्राम में हमने लॉजिक लिखने के समय गलती किया है, इट मीन्स हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा है p + r + t डिवाइड बाई 100, देन यहाँ पे हमने लॉजिक ही गलत लिखा है, इसके कारण से जो एरर आएगा वो हमारा लॉजिकल एरर कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज यूज टू नेमिंग एनी वेरिएबल, फंक्शन और एरे नेम। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन सी कंपाइलर। देयर आर 32 कीवर्ड्स in C language. They are auto, break, case and etc. Next question is what is data type? Write specifier, size, range of primitive data type. Data type in C language is used to define the type of data. There are two types of data type, primitive data type and user defined data type. Primitive data type are already defined in C compiler. They are integer, float, character. User defined data type are defined with the help of system defined data type and they are array, structure, यूनियन। यहाँ पे हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप और इसके साइज को लिख रखा है। इंटीजर 2 या 4 बाइट स्पेस लेता है, फ्लोट 4 बाइट स्पेस लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस लेता है, डबल 8 बाइट स्पेस लेता है। इसके साथ ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट अ सी प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट डिवीजन। जब भी हमको प्रोग्राम में कोई कंडीशन चेक करनी हो तो उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये हमारे होते हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, अगर फेल हो जाता है तो एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट करता है। ये देखिए डिफरेंट टाइप के हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिवीजन का हमने एक प्रोग्राम बना रखा है। इन सारे क्वेश्चन की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बबल शॉर्टिंग? राइट एल्गोरिथम फॉर बबल शॉर्ट द एलिमेंट्स एंड राइट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉर्ट। तो शॉर्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एलिमेंट्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में बिग O(n) होती है, वर्स्ट एंड एवरेज केस में बिग O(n)² होती है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सेम कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है। तो फिबोनाची सीरीज वो होता है जिसका पहला टर्म 0, दूसरा 1 होता है और नेक्स्ट टर्म हमारा एडिशन ऑफ 2 प्रीवियस नंबर होता है, और ये इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसका प्रोग्राम भी आपको स्पेशल प्रोग्राम वाले वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन व्हाइल एंड डू व्हाइल, यूनियन एंड स्ट्रक्चर, इन लिंकर लोडर, एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कंपाइलर इंटरप्रेटर, सूडो कोड, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट।
वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। डू वाइल को हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। डू वाइल लूप एटलीस्ट वन टाइम रन करता ही है, क्योंकि डू में पहले टास्क होता है फिर कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप में भी 0 टाइम भी रन कर सकता है। यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है, यूनियन एंड स्ट्रक्चर दोनों कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप होते हैं। स्ट्रक्चर में जो मेमोरी साइज क्रिएट होता है स्ट्रक्चर, वो सम ऑफ ऑल डेटा मेंबर साइज होता है, लेकिन यूनियन के केस में ये लार्जेस्ट मेंबर डेटा साइज होता है। लिंकर का यूज हम ऑब्जेक्ट फाइल एंड अदर फाइल को लिंक करने के लिए करते हैं। लोडर का काम होता है EXE फाइल को मेन मेमोरी में लोड करना। एक्चुअल आर्गुमेंट हम फंक्शन कॉल के अंदर पास करते हैं। फॉर्मल आर्गुमेंट हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पास करते हैं। लोकल वेरिएबल हमारा किसी फंक्शन के अंदर होता है, ग्लोबल वेरिएबल हमारा मेन फंक्शन के ऊपर होता है। ग्लोबल वेरिएबल को हम किसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रेफरेंस की, तो लोकल वैल्यू की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू ग्लोबल वैल्यूएबल। नेक्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ये सारे कोड को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल कन्वर्ट करता है, लेकिन ये कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। सूडो कोड इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होता है जिसके लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इसके लिए हमारे डिफरेंट सिंबल यूज होते हैं जो ANSI के थ्रू स्टैंडर्डाइज हैं। इन सारे टॉपिक के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। डेटा टाइप आर इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। ये हमारा हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अब इसके बाद 50 स्टूडेंट के मार्क्स को इंटर एंड प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम हमने लिख दिया हुआ है। इसके भी फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, अगर वहां से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज नेस्टेड फॉर लूप, और एक पैटर्न के प्रोग्राम को प्रिंट कराना है। जब एक फॉर लूप के अंदर हम दूसरे फॉर लूप का यूज करते हैं तो यही हमारा नेस्टेड फॉर लूप कहलाता है। ये एक पैटर्न है, इसका प्रोग्राम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। एक हमने वीडियो बनाया है जिसमें डिफरेंट पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम दिए गए हैं, उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एग्जामिनेशन में एक पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम जरूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को हम रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं। इसमें हमारी मेमोरी वेस्टेज नहीं होती है और हम साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं रन टाइम में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हमारे डिफरेंट फंक्शन यूज होते हैं, malloc, calloc, realloc एंड free। ये सारे फंक्शन stdlib.h हेडर फाइल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। malloc एंड calloc दोनों डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होते हैं। malloc के अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं, इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो होती है वो गार्बेज होती है, और calloc के अंदर हम दो आर्गुमेंट, इसकी बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है। फ्री फंक्शन का यूज जो मेमोरी हमने एलोकेट किया है उसको डी एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके लिए हम सिंपली फ्री के अंदर उस पॉइंटर को पास कर देते हैं। री एलॉक फंक्शन का यूज अगर मेमोरी को फर्दर री एलोकेशन करना है देन उसके लिए हम री एलॉक फंक्शन का यूज करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं री एलॉक पुराना साइज कॉमा न्यू साइज। यहाँ पे देखिए एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का प्रोग्राम लिखा गया है। इसके भी फुल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर वहां से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज फाइल। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। अगर हम बात करें रिकॉर्ड की तो रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड एंड कलेक्शन ऑफ फाइल इज कॉल्ड डिक्शनरी। लार्ज अमाउंट डेटा को अगर हमको स्टोर करना है परमानेंटली देन उसके लिए हम फाइल का यूज करते हैं। दो तरीके का फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कराता है। बाइनरी फाइल में 0-1 स्टोर होता है। डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन फाइल पे हम ओपन कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, फाइल पे डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के जो फाइल हैंडलिंग फंक्शन होते हैं वो होते हैं fclose, fopen, putc, getc, fputs, fgets। अगर किसी फाइल को ओपन करना है देन fopen फंक्शन का यूज करेंगे। इसके लिए हम पहले लिखते हैं फाइल पॉइंटर इज इक्वल्स टू fopen, फिर फाइल का नेम एंड उसके बाद कौन सा मोड परफॉर्म करना है। मोड हमारे होते हैं, अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो R, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो W, अपेंड करना है तो A। अगर फाइल ओपन हो चुकी है, लास्ट में हमारा काम एंड हो चुका है देन इसको हम क्लोज करेंगे, तो f क्लोज के अंदर सिंपली हम उस पॉइंटर को पास कर देंगे तो फाइल हमारा क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें एक फाइल के कंटेंट को हमने दूसरे में कॉपी किया है। तो इसके लिए सबसे पहले दो हमने फाइल पॉइंटर ले रखे fp1 fp2। सबसे पहले fp1 को हमने ओपन किया है एंड इस पे मोड हमने R लिखा है, फिर fp2 को ओपन किया है, इस पे हमने मोड W लिखा है, फिर हमने लिखा है while ch इक्वल्स टू गेट केयर fp1 इज नॉट इक्वल्स टू EOF। इसके बाद इसके अंदर हमने परफॉर्म किया है पुट c fp2। इट मीन्स फाइल
फाइल 1 की डेटा फाइल 2 में तब तक हमारी जाती रहेगी जब तक कि एंड ऑफ फाइल ये नहीं हो जाता है। जैसे ही हमारा ये एंड होगा उसके बाद हम फाइल पॉइंटर 1 को क्लोज कर देंगे, फिर 2 को भी क्लोज कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो पढ़ लेते हैं देन आपको 100% एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें जितने भी टॉपिक या प्रोग्राम है उस सारे वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। अगर आप वहां से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं देन आप कमेंट में पास कर सकते हैं, उसका आंसर हम जरूर बताएंगे। इसके अलावा हमने एक वाइवा के लिए क्वेश्चन बनाया है जिसमें जितने भी सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे का हमने आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। उसका भी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया, अगर वहां से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आप पीपीएस का पेपर देने जा रहे हैं देन इसके लिए गुड लक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।